हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 और 12 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। और आज से फिजिक्स आपकी डेरिवेशन की जो सीरीज चल रही थी वो पूरी तरह से तहस नहस, यानी पूरी तरह से हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका 13 है और 14 है उसमें कोई डेरिवेशन नहीं आता है, हालांकि उसमें डेरिवेशन है भी नहीं। तो यहाँ तक के डेरिवेशन हैं और यहाँ तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आप तैयार करेंगे, यानी 1 से 12 चैप्टर तक डेरिवेशन आपको क्या करना है मेरे भाई, तैयार करना है। अब हम इसके बाद मेरे भाई कौन सी सीरीज लेके आने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो है न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, इसमें हमें भी बहुत वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होगा उस तरह से क्वेश्चन हम आपको दे पाएंगे। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज की क्लास के लिए तैयार हैं? बोलो यस 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 यस। तो सबको, सभी प्यारे विद्यार्थी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप लोग क्लास लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग क्लास लेने के तैयार हैं? भैया एक बार क्या करें, सब लोग सेशन को शेयर कर दो भैया। सब लोग एक बार शेयर कर दो। सब लोग हर जगह पूरा फैला दो, मतलब जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए हर जगह जो है आप इसको जो है भेज दीजिए। यस 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 यस, भेजिए भेजिए भैया, भेजिए फटाफट फटाफट भेजिए। ओके 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 ओके। तो आई होप कि आप लोग अपनी कॉपी अपना पेन लेके सब लोग तैयार हैं और मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे और लिख लेंगे भाई। एक बार इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की नोट्स बना लो, जिसको हम लोग बोलेंगे एक शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब डेरिवेशन रहेगा, डेरिवेशन की शॉर्ट नोट्स। इसके बाद भी हम लोग मैराथन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें हम पूरा डेरिवेशन एक साथ जितना मैंने कराया है वो सारा डेरिवेशन एक ही वीडियो में आएगा। लगभग 10 से 12 घंटे की क्लास रहेगी, 10 से 11 घंटा, 12 घंटा तो मान लीजिए अवेलेबल नहीं है। 10 से 11 घंटा की क्लास रहेगी, उसमें पूरा डेरिवेशन खत्म होगा। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा भाई आप पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके अंदर शार्पनेस आएगी मेरे भाई। क्या सब लोग आ चुके हो? क्या सब लोग आ चुके हैं भाई? क्या अब हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो आइए हम सीधे चलते हैं भाई अपने पहले प्रश्न में। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार लगभग आता है। तो क्या आप तैयार हो चुके हैं हमारे साथ? देखो हमारे पास जो हमारा प्रश्न क्या है, देखना प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सुनना। कि आइंस्टाइन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना, ये यानी सिद्ध करना है, स्थापना करना है भाई। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को भी बताना है। ओके सर, 2014, 13, 12 में पूछा गया है। फिर कह रहा है प्रश्न में, प्रकाश क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ओके। समीकरण का भी व्युत्पन्न करना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ बताइए। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण फिर से व्युत्पन्न करना है। मतलब मेन प्रश्न क्या है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको निगमित करना है। ठीक है, ऐसे अगला भी प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी पुष्टि कीजिए। ठीक है सर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के उत्सर्जन, आइंस्टाइन का समीकरण लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या करें। तो 3 प्रश्न। देखो देखो, जैसे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में भी ये 3 चीजें पूछा है। एक कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यह व्याख्या करना है। ठीक है, दूसरी चीज इसका निगमन करना है। तीसरी चीज क्या करना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखना है। तो मेरे भाई, मैं चारों प्रश्नों का आंसर लिखता हूं। आप लोग कई बार कहते हैं सर बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, बहुत बड़ा नहीं होता। आप देखो 4 प्रश्न पढ़ो, 4 प्रश्न में चारों का आंसर है, एक प्रश्न का आंसर नहीं रहता है। आप ध्यान से देखा करो ये चीज। और मेरे भाई सब लोग क्वेश्चन लिखा करो, क्वेश्चन लिखोगे तभी आंसर पता चलेगा। अब आप लोग नोट्स में, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में जो मिले हैं वो नोट्स में क्या है,
क्वेश्चन नहीं लिखते? क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा भाई? आज के 10 दिन बाद 15 दिन बाद कैसे पता चलेगा आपको कि क्या क्या पूछा था? क्वेश्चन लिख लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन लिख लिया करो, फिर आप मेरे साथ क्या करो, प्रश्न और जो है क्वेश्चन का आंसर लिखते चला करोगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत समीकरण को समझेंगे, फिर उसके बाद हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी बता देंगे और इसके नियम को भी। ठीक है सर, क्या सब लोग तैयार हो? अगर तैयार हो तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आप पढ़ाइए, अब आप चालू कीजिए। अब आप क्या करें, क्लास को क्या करिए, चालू कीजिए। तो भैया क्लास ये रही आपकी चालू होने वाली है। बस हमें सबसे पहला प्रश्न क्या करना है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण समझना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या करते हैं, हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग हमारी क्या होगी कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, हेडिंग ही अपनी लगाते हैं। ओ माय गॉड, बहुत मोटा चला, थोड़ा सा पतला करते हैं। आंसर क्या है, ज्यादा नहीं पतला हो गया, चलो। ओहो, इतना टाइम क्यों लग जाता? प्रकाश, या लिखो आइंस्टाइन को लिखो, सीधे सीधा आइंस्टाइन लिखो, छोड़ो। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। पहले प्रश्न का आंसर दिया जा रहा है, बाकी जो चीजें पूछोगे उसको भी आपको बताया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समीकरण, ये तो सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग लगाएंगे, बढ़िया सी प्यारी सी, ये सिंपल हेडिंग। कैसी हेडिंग सर? एकदम बिल्कुल सिंपल। ये हमारी क्या है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण की हेडिंग। ठीक है सर, अब देखो मेरे भाई, क्या आइंस्टीन ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। हालांकि आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत लगाकर, है ना, प्रकाश विद्युत समीकरण को दिया है। और भैया अगर आप क्वांटम सिद्धांत क्या है आपको इसको डिटेल पढ़ना है तो लेक्चर नंबर, आप जो है चैप्टर नंबर 11 में चले जाइए, आराम से वहां पे बिल्कुल सारी चीजें पढ़ाई गई है। हम यहाँ पे करेंगे क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत में बताया गया है, प्लैंक क्वांटम वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडल के रूप में क्या है, चलता है। ये किसने कहा, किसने कहा, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत में। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लैंक क्वांटम या क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यही सिद्धांत लगा के जो है आइंस्टाइन ने क्या किया बताया। अनुसार उन्होंने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला कि प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा के, ऊर्जा के छोटे छोटे, छोटे छोटे पैकेटों, पैकेटों एवं, एवं लिखेंगे, पैकेटों एवं बंडलों के रूप में, बंडलों के रूप में चलता है, चलता, पहले ये उन्होंने कहा। ठीक है,
उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या कहा, क्या लिख सकते हैं? आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, देखो आप वहां पर इतना अच्छा लिख ना पाए कोई दिक्कत नहीं है, पर फैक्ट जो है वो तो आप लिख सकते हैं ना, किसके अनुसार क्या हुआ था, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन अगर चीजें याद हैं तो एज इट इज एकदम फैक्ट टू फैक्ट लिखना है। ठीक है, आइंस्टीन ने कहा कि इस प्रकार, जैसे ये प्रकाश जो चल रहा है ना, प्रकाश चल रहा है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडलों के रूप में, कैसे पैकेट या बंडलों के रूप में जो प्रकाश चल रहा है भैया, वो उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, प्रकाश चल रहा है, उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, तो उन्होंने बताया इसमें जो ऊर्जा है फोटॉन द्वारा मिलती है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जो पॉकेट जो है, जो पैकेट आपका बंडल प्रकाश के रूप में चल रहा है, उन्होंने कहा इस प्रकार, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को, इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा, ऊर्जा फोटॉन द्वारा मिलती, फोटॉन द्वारा मिलती फोटॉन द्वारा मिलती है। ठीक है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है ना प्रकाश, प्रकाश पैकेट के रूप में, ये ऊर्जा है, तो इसको ऊर्जा मिलती कहां से, फोटॉन के द्वारा मिलती है। ठीक है सर, फोटॉन द्वारा मिलती है, भाई यही तो फोटॉन है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के बंडलों के रूप में चलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा है फोटॉन के द्वारा मिल जाती है, और यह अपनी ऊर्जा को दो रूप में प्रयोग करता है। यह अपनी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को दो रूपों में प्रयोग करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को क्या करता है, दो रूपों में प्रयोग करता है। नंबर एक, एक तो होता है अपना कार्यफलन, दूसरा है क्या है, कार्यफलन, एक होता है कार्यफलन। अब कार्यफलन क्या है सर, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं कार्यफलन, प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब यह जो ऊर्जा है, ये दोनों ऊर्जा है फोटॉन की ऊर्जा के क्या होगा, देखो ध्यान सुना, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा है फोटॉन द्वारा मिलती है। ठीक है सर, यह अपनी ऊर्जा को दो रूपों में व्यक्त करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को दो रूपों में व्यक्त करता है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में। और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ई, ये जो इसकी ऊर्जा है वो ई है। ई बराबर क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन अपनी दो ऊर्जा में इसको बांटता है, एक कार्यफलन और एक इस जो है गतिज ऊर्जा। तो कार्यफलन क्या है, अब इसको चित्र के माध्यम से समझ लो पहले। जैसे हमारे पास एक प्लेट है, हमारे पास क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। अब यहां से क्या किया गया, ध्यान से समझे, मैं यहाँ प्लेट बना दे रहा हूं। अब इस धातु की प्लेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन है, बहुत मात्रा में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो ऊर्जा दी जाती है, यहाँ से, यहाँ से जो ऊर्जा दी जाती है उसको बोलते हैं
फोटान, क्या बोलते हैं, फोटान है। क्या है ये, फोटान है। और कितनी ऊर्जा देते हैं, ई, ई यानी एच न्यू, ई ऊर्जा देने पर, सॉरी एच न्यू ऊर्जा है इसकी। अब यहाँ पे जैसे ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक निश्चित ऊर्जा के बाद अगर धातु की सतह को धातु की सतह को ऊर्जा देते हैं तो वह धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को छोड़कर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कार्यफलन। कार्यफलन दहली आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, उत्सर्जित करा सके, उसी को हम लोग बोलते दहली आवृत्ति। अभी आने वाला है दहली आवृत्ति। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरह से अपना निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है अपना, इस तरह से क्या है, निकलते हैं, यहाँ से बाहर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपना क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो दो रूप में होती है, बताया है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर देखिए आप, ये ऊर्जा हो गई और ये हमारा कार्यफलन, कार्यफलन को W से लिखो या फाई से, प्लस यहाँ पे गतिज ऊर्जा को K से लिखो। यहाँ पे एक्चुअल में K लिखना है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है, जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम ली जाती है, इसलिए हम K मैक्स लेते हैं। अब मेरे भाई ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे ये निगमन नहीं करना, आगे जाना है, पर मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जब मैं कराऊंगा तो इस फार्मूले का मैं बहुत उपयोग करूंगा, ठीक है। ये अब चूंकि हमें पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो H इंटू न्यू होती है। अब कार्यफलन भी यही ऊर्जा होती है, लेकिन कार्यफलन क्या होती है, H इंटू न्यू नॉट होता। अब न्यू नॉट क्या है, यही दहली आवृत्ति है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, उत्सर्जित करा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं दहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति बोलते हैं मेरे भाई, दहली आवृत्ति। और ये हो जाएगा हमारा के मैक्स, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम के मैक्स बराबर कहें, अधिकतम गतिज ऊर्जा कहो या गतिज ऊर्जा, तो ये एच न्यू इधर चला आएगा, यानी ये इधर चला जाएगा, तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस, हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा के मैक्स जो है वो ऐसे रहने दो, दोनों पक्षों में इधर क्या कॉमन था, एच कॉमन था, कॉमन कर लो, अंक नियतांक है, ये फार्मूला निकला है। लेकिन हमें गतिज ऊर्जा बराबर पता है क्या होता है, 1/2 एम वी, वेग को हम मैक्सिमम लेंगे, बटे क्या बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू न्यू नॉट। यही फार्मूला हमसे भाई क्या किया था, यही फार्मूला हमको क्या किया है, निगमन करने के लिए पूछा है, यही इतना सिद्ध करना था। यही आइंस्टाइन का द्रव्यमान समीकरण है। सोचो आप, देखो कितना छोटा है, बस 2 लाइन लिखना है, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे चित्र बना देना है, चित्र भैया बना देना है आपको, चित्र आपको बनाना है, तो ये मैंने चित्र बना दिया छोटा सा, कोई से भी चित्र बना दो, है ना, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना क्या होंगे, निकलेंगे, फोटॉन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बातें समझ में आ रही, इतनी सी बात लिखना था, बस इतनी सी बात लिखना था। ये क्या था, पहला प्रश्न ये हो गया, जो सिद्ध करने के लिए था, जो सिद्ध करने के लिए था ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इसके आधार पर प्रकाश विद्युत नियम लिखना है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का हम नियम भी लिख देते हैं इसी के आगे। देखो निगमन इतना ही करना है, और भी इसमें चीजें, आपका वेग पूछा जा सकता है, किसी का भी मान पूछा जा सकता है, तो उसको हम निगमन उसको आगे बढ़ा के कर सकते हो, लेकिन प्रूफ हमको इतना ही करना है, तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें देखो, इसमें ये दूसरे प्रश्न में इतना सिद्ध करना है, मतलब पक्षांतर भी नहीं किया है तो उतना ही छोड़ देना है, मतलब भैया ये सॉरी, ऊपर वाली ही लाइन छोड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। अब नाउ नेक्स्ट देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है भाई। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो भाई प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 11 खोलिए, आपको वहां ये सारी चीजें एकदम डिटेल में मिलेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लिखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है इसी में हमारा है, देखो पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर, एक चीज पूछेगा जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव
क्या है इसका समीकरण स्थापित कीजिए, तो 3 नंबर में। अगर उसका नियम भी पूछ लिया उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का, तो 5 नंबर का है, तो क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो क्या मैं पहले यही बता दूं क्या? पहले मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव ही आपको बता देता हूँ, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बता देता हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर। तो भैया सीधी सी बात है, प्रकाश विद्युत पहले प्रभाव देख लो, फिर इसके नियम लिखा देते हैं ताकि सही रहेगा। तो ये भी पूछा है, देखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान। कई बार आपको बताया गया है, जब एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जब या फिर कह सकते जब कोई विशिष्ट आवृत्ति या कोई उच्चतम आवृत्ति या निम्नतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिराया जाता है, तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो लिख सकते हो, जब जब किसी विशिष्ट आवृत्ति जब किसी विशिष्ट आवृत्ति या, देखो आवृत्ति उच्च होने, उच्च जब किसी विशिष्ट आवृत्ति का मतलब उच्च आवृत्ति लेंगे, ठीक है, वो इतनी आवृत्ति होनी चाहिए कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। जब किसी विशिष्ट आवृत्ति या, विशिष्ट का मतलब उच्चतम से है, जब किसी विशिष्ट आवृत्ति या न्यूनतम न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य का लिखो या की लिखो, ठीक है, तरंग जब किसी विशिष्ट आवृत्ति या न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है या आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, होने लगता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, देखो भैया क्या लिखा, जब किसी विशिष्ट आवृत्ति या न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, और यह घटना प्रकाश का जो है, यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती। यहाँ पे मेरे भाई, अगर आप विशिष्ट शब्द से आप थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है,
तो यहाँ पे विशिष्ट शब्द का यहाँ पर ये मतलब है, विशिष्ट शब्द का मतलब यहाँ से है उच्च से। किससे है? उच्च। उच्च से, ठीक है। उच्च थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बढ़िया नहीं लग रहा है। उससे चा नहीं बनता क्या यार? उच्च, ठीक है। ये जब किसी उच्च आवृत्ति या न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि आवृत्ति तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भाई, लिख के इसको खत्म करो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे। बस हो गया। अब यहीं पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, ओ माय गॉड, इधर भाग रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे यहीं पर हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की। प्रकाश, हाँ? प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। ज्यादा टाइम हो रहा है ना इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, तो भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में पहला नियम क्या है? बताया गया है कि किसी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित धातु की सतह से उत्सर्जित, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती 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 होता है। ठीक है, किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब ये कि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, धातु की सतह से उस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर उतनी ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है सर। नंबर 2, नंबर 2 इसमें कहा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन अब उत्सर्जित हो रहा है धातु की सतह से, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की क्या बोला मैंने? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, बोलो भैया, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर आवृत्ति पर निर्भर
नहीं करता है, नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ओह, आवृत्ति पर नहीं भैया, तीव्रता पर, सॉरी, आवृत्ति पे नहीं, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता भैया, तीव्रता पर नहीं निर्भर करता, आवृत्ति पे तो करता है। क्या है? तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, आवृत्ति पे करता है। तीसरा चीज, तीसरा हम लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं सर बता दीजिए, अरे कोई थी भी दिक्कत। अब यही चीज आवृत्ति पे निर्भर करेगा, यही चीज उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम, अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज, गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करता है, हो गया। आवृत्ति पर निर्भर करता है, हो गया। चौथा लिख देते हैं, लिख लख खत्म करो, ये सब जो है ना इसको रटना ही है, बाकी समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से समझिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक और होता है कि जिसे जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है दहली आवृत्ति से क्या है, ज्यादा है। आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से क्या है, ज्यादा है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चाता नहीं होती, मतलब समय नहीं लगता। क्या लिख सकते हैं, यदि आपतित, ओहो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है दहली आवृत्ति से, दहली, दहली आवृत्ति से, दहली आवृत्ति से अधिक होती है, अधिक होती है, तो तो धातु की सतह से, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती, मतलब समय नहीं लगता, तुरंत उत्पन्न हो जाती, इसलिए कोई समय पश्चाता, कौन सा था, पश्चाता नहीं होती है। थोड़ा सा इसको हम करते हैं छोटा, काम ही नहीं कर रहा है। कोई समय पश्चाता नहीं होती, इसके चार नियम आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, ये आपके चार नियम, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, ये आपका हो गया लिखने का। ये आपका क्या हो गया, लिखने का हो गया, लिखने का हो गया। तो तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर आपसे दिया जाएगा। अगर 3 नंबर में है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण यानी आइंस्टीन का समीकरण आपसे पूछ सकता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ये पूछ सकता है। ठीक है, बाकी नियम ये 4 हैं। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं? बोलो भैया, बोलो, बोलो सही है। बोल दो। क्या सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया क्योंकि है ना, ये गड़बड़ लिखने वाला है, क्योंकि इसलिए अब निगमन तो है नहीं ज्यादा। अगला प्रश्न है ये कि फोटॉन संवेग संवेग का निगमन करना है, निगमन करना है भैया, निगमन करना है। चलिए आइए निगमन कर लेते हैं, फटाफट करते हैं भाई, टाइम थोड़ा सा कम है, और टाइम हमारे पास थोड़ा सा जी है कम। सर क्यों है कम? है बस तो है कम। आइए बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, और अपने हेडिंग लगाएंगे भैया, क्या कह रहा है, क्या 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 पूछा है, पहले प्रश्न कर लो। ये सूत्र सिद्ध करना है, ठीक है सर। और ठीक है, यश प्लांक ने था। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछे। तरंग दैर्घ्य के सूत्र स्थापित कीजिए। द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखना है। फिर से वही, द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, लुईस डी ब्रॉगली तरंग का अवधारणा लिखना है। ठीक है, और डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का द्रव्य तरंग, और अवधारणा से क्या समझते हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य गतिज ऊर्जा के संबंध में। ओ माय गॉड, तो जो गतिज ऊर्जा है उसको वहां तक हमें लेके जाना। आइए देखते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी हरी अप करें। तो सीधी सीधी सी बात है, अवधारणा भी लिखना है, सब कुछ लिखना है। तो चारों, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है आपको देख पा रहे हैं, 5 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आंसर इसीलिए बड़ा हो जाता है, सबका आंसर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो हेडिंग पहले हम लगाते हैं। पहले तो आपको डी ब्रॉगली तरंग समीकरण निकालना है, तो हम एक एक चीज पहले निकाल देते हैं, फिर आपको एकदम सीक्वेंस। पहले हम हेडिंग डालते हैं द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे, या आप इसी को कहोगे डी ब्रॉगली, दे ब्रॉगली कहो, दे ब्रॉगली लिखा है। दे ब्रॉगली तरंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डी ब्रॉगली तरंगे समझो आप। डी ब्रॉगली तरंगे हमारी क्या है, तो भाई दे ब्रॉगली के अनुसार क्या लिखते हैं, दे ब्रॉगली के अनुसार, के अनुसार इन्होंने क्या कहा सुनना। दी ब्रॉगली के अनुसार उन्होंने बोला प्रत्येक, प्रत्येक तो बोला प्रत्येक गतिमान कण, जितने भी गतिमान कण हैं, प्रत्येक गतिमान कण, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, अल्फा कण ले लो, है ना, आदि प्रत्येक जितने भी कण क्या है गतिमान होते हैं, प्रत्येक गतिमान कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन नहीं, और अल्फा कण आदि तरंगों की तरह, तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है सर, व्यवहार करते हैं। और इन तरंगों को बोला गया कि इन तरंगों को द्रव्य तरंगे
द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगे कहो या फिर क्या कहोगे, de Broglie तरंगे कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो प्रत्येक गतिमान कण जो भी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, जितने भी क्या हैं गतिमान कण हैं, वो सभी क्या है तरंग की तरह उन्होंने कहा व्यवहार करते हैं, और इन तरंगों को ही हम लोग बोलते हैं द्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या क्या क्या करना है, व्याख्या में हम कह सकते हैं कि भाई बताया गया है कि प्रकाश कुछ घटनाओं में, प्रकाश संबंधित कुछ घटनाओं में, देखो क्वांटम सिद्धांत है और एक है तरंग सिद्धांत। प्रकाश की दोहरी प्रकृति है और उसी के लिए क्वांटम सिद्धांत या तरंग सिद्धांत। हालांकि प्रकाश को कण के रूप में भी माना गया है और तरंग के रूप में भी माना गया है, इसी की ये क्या है अवधारणा है। तो वो अवधारणा को हम लिख देते हैं, क्या है कि प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, कुछ घटनाएं या कुछ घटनाओं में ऐसे लिख दो, कुछ घटनाओं के लिए, कुछ घटनाओं के लिए क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत जिसमें बोला गया है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों एवं बंडल के रूप में चलता है, क्वांटम सिद्धांत, तथा कुछ घटनाओं में, घटनाओं में, कुछ घटनाओं में तरंग सिद्धांत की, तरंग सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है सर, आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार कह सकते हैं क्या, इस प्रकार प्रकाश में कण व तरंग दोनों के गुण होते हैं। ठीक है सर, होते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अर्थात कह सकते हो, अर्थात प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। इतनी बात जो है अवधारणा में लिख सकते हैं। एक क्वांटम सिद्धांत है जिसमें प्रकाश को कण के रूप में माना गया है, तरंग सिद्धांत है जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है। तो दोनों सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बोल दिया गया कि प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब क्या करना है कि हमें, ये तो मैंने लिख दिया, अवधारणा लिख दी, और डी ब्रॉगली तरंगे दैर्ध्य किसे कहते हैं ये भी हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के समीकरण का क्या करना है, शुद्ध प्राप्त करना है। चलिए, सूत्र 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 तरंग दैर्ध्य का सूत्र। चलिए तो अगले पॉइंट पे लिखते हैं। हेडिंग लगाएंगे, क्या हेडिंग है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र का व्यंजक लिख दो, सूत्र का व्यंजक। आइए देखते हैं। सारी चीजें पीछे की चीजें लगानी है भाई, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लगाना है।
वी नो दैट, हम लोग जानते हैं भैया कुछ चीजें। वही चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये चीजें समझ पाएंगे। पहली चीज है क्या, कि हम मान लेते हैं क्या, कि माना माना किसी गतिमान, भाई गतिमान कण है ना, किसी गतिमान या गतिमान कण का, गतिमान कण का द्रव्यमान, द्रव्यमान उसका कुछ द्रव्यमान होगा m, वेग v तथा तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य लेम्डा है, क्या है, लेम्डा है। ठीक है सर। तब हम बात करेंगे, हमें पता है क्वांटम सिद्धांत से, क्या लगाएंगे, क्वांटम सिद्धांत से। लिखने वाला बहुत है तो बहुत बेकार लगता है। क्वांटम सिद्धांत में जो ऊर्जा होती है ना, फोटान की जो ऊर्जा होती है उसकी आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है, सबको पता है। तो ये E बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा वो H आता है, तो यही तो है एनर्जी। इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, बहुत छोटा सा। उसी प्रकार आइंस्टाइन लिख देंगे, आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टीन जिसको बोलते हैं, आइंस्टाइन के अनुसार कहो, या कि आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, ये भी लिख सकते हो। आइंस्टाइन के अनुसार लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो आइंस्टाइन के द्रव्यमान समीकरण। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान समीकरण सबको पता है, E बराबर क्या होता है, बच्चे बच्चे को पता है m t स्क्वायर होता है। तो ये समीकरण अपना 2 हो जाएगा, और समीकरण 1 2 को बराबर कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब बराबर करेंगे तो दोनों ऊर्जा हो जाएगी अपनी बराबर। तो एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, एच इंटू न्यू, क्या हो जाएगी, एच इंटू न्यू हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। बोलो भैया, इतनी बातें आपको क्लियर हैं? तो बस सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, एम टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब न्यू क्या, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर आपको पता है क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है ची बाई लेमडा, ची बाई लेमडा। तो यहाँ से एक सी से एक सी कट गया, तो ये बचा हमारा कितना, एम सी बराबर कितना हो जाएगा, एच बाई लेमडा। इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, और थोड़ा छोटा, ठीक है। तो ये एम सी क्या है, हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है भैया, तरंग दैर्ध्य के सूत्र का व्यंजक। तो यहाँ पे एम सी, एम मतलब मास, सी मतलब प्रकाश की चाल यानी वेग। तो मास गुणे वेग क्या होता है, संवेग। तो मास गुणे वेग क्या होता है, संवेग। तो इसको हम पी लिख सकते हैं, तो यहाँ लेमडा नीचे चला आएगा, इसको हम लिख सकते हैं एच अपान पी। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही है क्या, तरंग दैर्ध्य। देखो क्वेश्चन में, देखो यही सिद्ध करना था शुरुआत में, P बराबर एच बाई लेमडा। तो संवेग भी सिद्ध कर दो भाई, P बराबर एच बाई लेमडा कहो या लेमडा बराबर एच बाई पी, एक ही बात है ना। तो तरंग दैर्ध्य हमने निकाल दिया, लेकिन हमें क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा के फॉर्म में तरंग दैर्ध्य निकालना है, नीचे वाले में पूछ रहा है। तो आगे इसी को बढ़ा दिया जाए, डेरिवेशन यहाँ पे मैं कर दूंगा। यहाँ आगे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे हेडिंग हल्की सी, गतिज ऊर्जा के संबंध में तरंग दैर्ध्य, यही पूछा हमसे। देखो भाई, यहाँ पे तुम्हें दो चीजें हैं, या तो तुम्हें एक चीजें याद रहनी चाहिए, हेडिंग लगा के लिख दो या इतना ही लिख दो।
या तो तुम्हें ये चीज याद रहनी चाहिए कि P बराबर √2m k होता है, अगर लिखना नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक जो संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ए बराबर होता है 1/2 m × v²। यहाँ पर अंश और हर में m से गुणा कर देंगे। नीचे वाला 2m के एक तरफ हो जाएगा, 2m के इधर हो जाएगा m² और v²। तो 2m या गतिज ऊर्जा लिखो या ऊर्जा ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ए लिखो या मेरे भाई ई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको m × v लिख सकते हैं, इंटू का होल स्क्वायर। अब m × v क्या है, मास गुणे वेग क्या होता है, संवेग। संवेग यानी p² बराबर हो जाएगा 2m k। तो p बराबर क्या हो जाएगा 2m k लिखो या e, ये अंडर रूट हो जाएगा। बताओ, तो संवेग तुम्हारा पता चल गया ना। तो तुम संवेग पता चल गया तो यहाँ पे रख दो ना जो पहला इक्वेशन आया है, लेमडा बराबर h/p। p का मान क्या है 2m k। के लिखो या ई लिखो, के लिखो या ई लिखो, क्योंकि ए के रूप में ज्यादा आता है, तो आप समझ जाइए। यही हमें क्या है, गतिज ऊर्जा के पदों में इतना जो है हमें लिखना था, इतना हमें क्या करना था, लिखना था। आई होप कि क्लियर हो चुका है अब तक। आई होप कि अब ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया है। क्या बताइए, क्लियर हो गया? क्या बताइए, क्लियर हो गया? पहला प्रश्न आपका हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, दो प्रश्न हो चुके। इसमें थोड़ा सा लिखने वाले हैं क्योंकि डेरिवेशन के साथ भी आता है थोड़ा थोड़ा, तो फिर लिखना पड़ता है इसलिए। अब यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के पदों में भी व्यंजक प्राप्त कर, मतलब 6 आंसर मतलब 6 क्वेश्चन पूछा था, 6 का आंसर मैंने क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, आई होप कि क्लियर। फोटान की जो तरंग दैर्ध्य होती है वही दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य भी होती है, ये तो सेम चीज है। फोटान की तरंग दैर्ध्य और ये भी दोनों बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो प्रश्न है मेरे भाई, ये रहा लास्ट प्रश्न है, मतलब 3 ही प्रश्न है बस, इसमें यही एक प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है, और यही एक प्रश्न अब करना है। उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। क्लास आज 2 घंटे की नहीं रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की, बस इससे ज्यादा क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछा है, कौन कह रहा है गाना यार। यार गाना कितना सुनते हो आप लोग, मुझे गाना नहीं है, मैंने इतना गाना गा दिया है कि गाने खत्म। आप भी बताइए कौन सा गाना गा दूं, बता दीजिए। बोलो भैया। अच्छा, मैंने जो इंस्टाग्राम पे गाना गाया वो वाला गा दूं? अरे नहीं, वहां देखिए, क्यों परेशान हो आप लोग। थोड़ा से गा देता हूँ, नहीं तुम लोग परेशान कर दो, परेशान कर दो। ये एक गाना सुना देता हूँ, बाकी फालतू में गाना होने की बातें मत किया करो, ठीक है। दिस इज जो है इस टाइम एग्जाम सर पे है, सर पे है एग्जाम, सर पे है। तुम मेरे हो इस पल, मेरे हो कल, शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो, तुम न रहो, कुछ ऐसा हो, हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अरे भगवान, अरे चाहना किसे इस टाइम, इस टाइम अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायो, मैथ, इंग्लिश, इन सब को चाहना है और यही चाहत बना के रखो। ये तो एग्जाम में बड़ा अच्छा करने वाले हो मेरे भाई। चलिए तो अब हम प्रश्न कर लेते हैं भैया। लास्ट प्रश्न है हमारा। सबसे पहले क्या है, बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। ये भगवान, हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा के एवं पहली बोर कक्षा की त्रिज्या का संबंध है, संबंध लिखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है, हर प्रश्न लिख लिया करो भैया, जरूरी है। बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित समझाइए। चलिए, बोर मॉडल के व्याख्या कीजिए, सही है। परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के तीनों परिकल्पनाएं एवं समझाइए। ले भैया विनोद, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर परिकल्पनाएं लिखी हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा की त्रिज्या मुख्य इलेक्ट्रॉन के वर्ग के समानुपाती। तो सिद्ध करे के आएगा 2025 में आएगा भैया। बोर परमाणविक मॉडल के अभिकृतों के उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके आधार पर 9वीं कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र प्राप्त करेगा। ले भैया विनोद, पहले अभिग्रहित लिखेगा है तीनों, फिर उसके बाद 9वीं कक्षा के लिए त्रिज्या का सूत्र का निगमन करेगा। तो चला भैया, अब अपन लोग करा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपग्रहित लिखा भैया, सीधी सी बात है, सीधा फटाफट लिखेगा। तो बोर की परिकल्पनाएं कहो या बोर की अभिग्रहित कहो, एक ही बात है भैया, ठीक है। तो हेडिंग हमार लागी का, हेडिंग हमार लागी का भैया, बोहर की परिकल्पनाएं लिख देते ही, कोनो भी लिख दे, परमाणु मॉडल को बोर की परमाणु मॉडल, ठीक है भैया। बोहर की परिकल्पनाएं, चाहे आप बोहर की अभिग्रहित लिख दे, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, नहीं है। तो देखो बोहर ने क्या किया है, बोहर नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, 3 अभिग्रहित दिया है। कितने अभिग्रहित दिए हैं? 3 अभिग्रहित। तो बोहर ने क्या किया है, 3 अभिग्रहित दिया है और 3 अभिग्रहित में उन्होंने ये बताया है कि परमाणु मॉडल में जो कमी थी वो कैसे दूर किया। तो उन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगा के अपना जो है मॉडल इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। प्लांक क्वांटम सिद्धांत का जो है लगाकर, सिद्धांत लगाकर इन्होंने बोहर कल्पनाएं दी, जो इस प्रकार है। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, है ना। नंबर 1, नंबर 1 है मेरे भाई, प्रथम अभिग्रहित लिख दो या प्रथम परिकल्पना लिख दो। बोहर की, या बोहर का लिखा, प्रथम अभिग्रहित, पास्चुलेट, क्या है भैया, पास्चुलेट। इसमें उन्होंने क्या कहा, क्या क्या कहा है, डायरेक्टली आपको समझना है मेरे भाई, है ना। सबका हेडिंग बढ़िया बढ़िया लगा, एकदम जमा, एकदम लिख दिया, कोनो दिक्कत वाली बात ही ना आई। पहले उन्होंने बताया कि अस्थाई कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, तो लिखे क्या है भैया, हम लिखत चलते ही, अस्थाई कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ, भैया घूमता हुआ लिखा है, ये नहीं, अस्थाई कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ लिखा, यहाँ हुआ लिखा, हुआ, बुआ नहीं यार, हुआ। अस्थाई कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, उन्होंने बताया, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, इन्होंने बताया। यही यही
परमाणु मॉडल में बताया गया था। भैया आप परमाणु मॉडल एक बार पढ़ के आए फिर इसको पढ़ें, यहाँ पे मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, वहां इसको मैं बताऊंगा बार बार तो फिर ज्यादा हो जाएगा। यद्यपि उन्होंने बोला, यद्यपि उसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण होता है। क्या बोला? अभिकेंद्र त्वरण होता है, ठीक है सर। जिससे जिससे परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। जो बच्चा एक भी दिन नहीं पढ़ा है वो पहले जाके डिटेल वीडियो देख के आए प्लेलिस्ट से, फिर यहाँ पे पढ़ा है, फिर इस क्लास को देखे तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहां पे मैंने पहले क्या बताया है, परमाणु मॉडल बताया है, तो उस परमाणु मॉडल में जो कमी थी वो इसमें दूर की जाती है। ये हमारा पहला अभिग्रहित है, इसको चित्र उत्र से हमें नहीं बताना, सीधा लिखना है। तो इसको समझाने के लिए भी आता है, पर अभी तो केवल इतना ही प्रश्न है कि लिखना है ना। क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। अब दूसरा अभिग्रहित है तो लिख देंगे बोहर के, बस हेडिंग लगाते चलो लिखते चलो। आप 3 ही लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखना ही है। बोर का द्वितीय अभिग्रहित, द्वितीय अभिग्रहित फैक्ट पास्चुलेट है यही। अब दूसरे में उन्होंने क्या कहा भैया, तो उन्होंने कहा भैया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें इनका कोणीय संवेग n/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। लिख दिया चाहे बोलो सही है जी, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो लिख तो देंगे ही भैया। क्या है लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में, उस निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं, कह सकते हो, ठीक है सर। तथा इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, तथा इन कक्षाओं में इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग NH/2 पाई के, NH/2 पाई का लिख दो पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, गुणज। ठीक, पूर्ण गुणज होता है, ठीक। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब ये कह रहा है कि जो कोणीय संवेग है, जिसको हम लोग L से लिखते हैं या J से लिखते हैं, L से लिखो या J से, वो जो है वो L लिख दो, बराबर होता है किसके, NH/2 पाई। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, h क्या है, प्लैंक नियतांक है, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहो तो आगे ये भी लिख सकते हो, कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr बराबर NH/2 पाई।
इसका भी हम करेंगे उपयोग। जब nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ध्यान देना कि दूसरा पस्टुलेट है। क्या है ये? दूसरा पस्टुलेट है, दूसरा पस्टुलेट है। ठीक है, आई होप क्लियर। बैक में लिख दिया क्या यार? इसको हटाओ यहाँ से, बैक में लिखते हैं, आगे लिख दिया। ठीक है, ये है। इसके आगे हम L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है P, L बराबर होता है P इंटू R, NH अपान 2 पाई हो जाएगा। और P बराबर MV होता है संवेग में, ये हो जाएगा NH अपान 2 पाई। ये फार्मूला याद रखना, अभी हम यूज करेंगे। ये द्वितीय पस्टुलेट है। अब हम क्या करेंगे, बोहर का तृतीय अभिग्रहित लिखेंगे। बोहर का बोहर का तृतीय अभिग्रहित। बोहर का क्या है, तृतीय अभिग्रहित। देख लीजिए। तीसरे में क्या है, तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो, जो बच्चे पढ़े हैं उनका रिवाइजेशन अच्छे से हो जा रहा है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनको तो बस भाई क्वेश्चन क्वेश्चन रटना पड़ेगा। तो इसलिए चैप्टर पहले पढ़ लो, है ना, प्लेलिस्ट से जाके, और इधर आओ और अच्छे से समझ में आपको आएगा भैया, आएगा। ठीक है, तो तीसरे में उन्होंने कहा कि अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता है। ठीक, फिर करता क्या है, तो सुनो, बहुत ही बढ़िया है। तो इन्होंने बताया अस्थायी कक्षा, अस्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना ऊर्जा का अवशोषण तथा ना ही उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। मतलब ये उन्होंने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ना ही अवशोषण करता है। अब यही कमी रह गई थी किसकी, वो परमाणु मॉडल में, तो वो इसको जो है दूर कर रहे हैं। तो पहले परमाणु मॉडल आपको आना चाहिए, फिर ये समझ में आएगा कि क्या क्या लिख रहे हैं सर। परमाणु मॉडल आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है सर। परंतु बात समझिए, परंतु परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से
अभी मैं इसको चित्र के द्वारा समझा भी दूंगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है। भैया मतलब उच्च ऊर्जा से जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो भी आपको बताया जाता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब लौटता है तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर उसको ऊर्जा चाहिए। तो दोनों ऊर्जाओं के स्तर के बराबर दोनों ऊर्जाओं के स्तर के अंतर लिख देना, अंतर होना चाहिए, दोनों ऊर्जाओं के स्तर के अंतर। अरे यार दोनों ऊर्जाओं के स्तर के अंतर के बराबर दोनों ऊर्जाओं के स्तर के अंतर के बराबर दोनों ऊर्जाओं के अंतर दोनों ऊर्जाओं लिखना, ध्यान सुनना। तो दोनों ऊर्जाओं के स्तर के अंतर के बराबर फोटॉन यानी विद्युत चुंबकीय तरंग फोटॉन उत्पन्न करता है। देखो मैं जो अब बता रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जाओं के स्तर के बराबर यानी उन दोनों ऊर्जाओं के स्तर के अंतर के बराबर उसे फोटॉन यानी जो है एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी देके आएगा तो उतने में जब उच्च से निम्न में आएगा तो प्रकाश का अवशोषण करता है, और उच्च निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है। जैसे हमारे पास दो कक्षा है, मान लो पहली कक्षा हमारे पास ये है एक, और ये है अपनी दूसरी कक्षा। दो कक्षा है। इस कक्षा पहली जो ऊपर वाली कक्षा है उसकी एनर्जी हम कह रहे हैं E2 है, हाई एनर्जी। पहले वाले नीचे वाले की एनर्जी लो एनर्जी है। ठीक है सर। जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न वाली कक्षा में आएगा तो क्या करता है? उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन। और जब निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। ठीक है भैया, हम कह रहे हैं आप जो है वहां से एक बार पढ़ के आइए तभी तो समझ में आएगा ये। जैसे दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटॉन उत्पन्न करता है। फोटॉन भी अपनी क्या है? एक ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। यहाँ पे डेल्टा ई बराबर H इंटू न्यू हो जाता है, तो ये हो जाता है E2 माइनस E1। यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, फोटान यानी जो आवृत्ति है इसकी निकाल सकते हो। इतना ही करके छोड़ देना है आपको, बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाना है इसको। बाकी डिटेल और जानना है तो आप चैप्टर में जाइए, आराम से पढ़िए। ये हो गया तृतीय अविग्रहित हो गया। ये देखो भाई, सिर्फ आपको लिखना है, मैं क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है? लिखना है, ये आप लिख देंगे। अब इसी में क्या कहा है? सिद्ध करना है। ये देखो थोड़ा सा समझो। अब इसमें ये कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न देख लो कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर यानवी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त करना है। हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा की त्रिज्या यानवी कक्षा की त्रिज्या को वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। हेडिंग लगा देते हैं हम लोग, क्या? हाइड्रोजन परमाणु की यानवी कक्षा।
हाइड्रोजन परमाणु के Nv कक्षा की त्रिज्या, इसको भी हमें निकालना भी है और सिद्ध भी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखो भाई यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। मान लीजिए हमारे पास क्या एक सर्कल है, ठीक, और यहाँ पे कोई जो है नाभिक है Ze, नाभिक का जो नाभिक जो अपना है वो Z इंटू ई है, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन है E, जो क्या है v वेग से क्या करेगा, गति करेगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, m होगा, और ये वाली जो रेडियस होगी वो क्या होगी, वो r होगी। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि माना कि अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो त्रिज्या है स्मॉल r, द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन v, इलेक्ट्रॉन e, और यह क्या है v वेग से गति कर रहा है, इतना लिख सकते हैं। अब ये अस्थायी कक्षा में घूम रहा है, तो घूमने के लिए इसे किस बल की आवश्यकता पड़ेगी? भाई वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किसी बल की आवश्यकता पड़ेगी, वो अभिकेंद्र बल। भाई केंद्र की ओर सदैव क्या काम करेगा, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, नाभिक के आकर्षण बल से। यहाँ लिख सकते हैं, या विद्युत बल कह दो इसको, यहाँ लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो भैया अभिकेंद्र बल नाभिकीय बल से क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी विद्युत बल से उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं जो अपना अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र बल बराबर होगा विद्युत बल। ठीक है सर, अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv² बाई क्या होता है, r, mv² बाई क्या होता है, r। लेकिन हम बात कर रहे हैं nवी कक्षा की, हम बात कर रहे हैं क्या, nवी कक्षा की। तो त्रिज्या के लिए हम, चलो हम पहले लिख देते हैं, बताते हैं। इधर क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। Q1 कितना है, Ze, Q2 कितना है, E बटे r स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम nवी कक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे v के स्थान पे n लिखेंगे और r में भी rn लिखेंगे, यानी कि nवी कक्षा का वेग और nवी कक्षा का त्रिज्या। भैया यहाँ से यहाँ पे फिर n लिखना पड़ेगा, यस सर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई जो काटने वाली चीजें हैं काट देते हैं, एक r से एक r तो कट गया, समझ पा रहे हैं। तो ये बचा mvn² बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, Ze² बटे क्या बचेगा, rn बचेगा। यस सर, यस सर, यस सर। अब यहां से हम क्या करेंगे, बोहर का द्वितीय अभिग्रहित लगाएंगे। बोहर का क्या करेंगे, द्वितीय अभिग्रहित लगाएंगे। यहाँ पे बोहर का क्या करेंगे, द्वितीय अभिग्रहित लगाएंगे। यहाँ पे आवश्यक थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोहर का क्या करेंगे, द्वितीय अभिग्रहित लगाएंगे।
ठीक है सर, इसको हम इक्वेशन को ही मान लेते हैं। अरे यार, हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं इसको, एक इक्वेशन मान के चलेंगे। ये हमें पता है, ध्यान से सुनो, धुनो 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 धुनो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे बोहर के द्वितीय अभिग्रही से, बोहर के द्वितीय अभिग्रही लगाएंगे, बोहर के द्वितीय अभिग्रहित से क्या होता था, अभी अभी बताया, एम वी आर बराबर एन एच अपान क्या बताया मैंने, 2 पाई बताया कि नहीं, बोलो यस। यस सर आप बताए, लेकिन बस यही है, 2 पाई आर और वी क्या हो जाएगा, एन के रूप में है, तो ये वी एन हो जाएगा और ये आर एन। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी एन का मान निकाल के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अगर हम वी एन बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एच है अपना, नीचे क्या चला आएगा, 2 पाई एम आर एन हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस, बोलो यस। अब इस v का मान, यानी अब यहाँ पे क्या करेंगे, vn का मान क्रमांक लिखाएंगे, मान समीकरण 1 में भरने पर भैया ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। समीकरण 1 आप देख पा रहे हैं क्या है अपना, समीकरण 1 क्या है, एम वी एन, एन स्क्वायर है, एम वी एन स्क्वायर है। तो ये वाला डाटा जो है हमें क्या करना है, ये वाला डाटा हमें भरना है। तो यहाँ पे वी एन स्क्वायर है, देखो यहाँ पे वी एन स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे एम, सबका कर दो स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, बटे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, आर एन स्क्वायर हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर अपना क्या है, ये पूरा लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बटे क्या होगा, आर एन। अब यहाँ से कटाई फिर करेगा है, क्या करेगा है, कटाई करेगा। तो देखा, कटाई करा भैया, काटना क्या है, एक एम से एक एम कट गया, ठीक है सर, एक एन से एक एन पूरा कट गया, आर एन कट गया एक पूरा, और कौन बच रहा है, कोई बच रहा है, कोई कट रहा है, 4 से 4 कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया। क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बातें सही हैं, बोलो यस, बोलो यस। तो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा, नहीं एम ऊपर नहीं बचा है भैया, नीचे बचा है, बटे क्या बचा है, पाई एम, यही तो बचा है, और आर एन बचा है, बराबर क्या बचा है, 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 ना लिख के जेड ई स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो बचा। हमें आर एन चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या चाहिए, आर एन चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे बटे क्या होगा बच्चा, बटे क्या होगा, पाई होगा सर, एम होगा और क्या होगा, जेड होगा और ई स्क्वायर, इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा बच्चा, बोलो सही है, बोलो 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 बोलो, सही है कि नहीं है, सही है, सही है, सही है कि नहीं सही है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम जमा के ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटी पाई एम ई स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो अपना, इनटू क्या लिख दो, एन स्क्वायर बटे जेड,
ये कक्षा है और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। ये तो हमारा हो गया सूत्र, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया त्रिज्या। इतना हमें अगर सिद्ध करना है, ये तो हमारा त्रिज्या का क्या हो गया, सूत्र हो गया। लेकिन हमें पहली कक्षा की त्रिज्या भी निकालना है। तो भैया यहाँ पे ये पूरा पूरा क्या है, अब यहाँ पे ये जो पूरी राशि है ना, ये पूरी राशि क्या है, नियतांक है। क्या है, पूरी राशि क्या है, नियतांक है। इस नियतांक का जो मान अगर निकालोगे ना, तो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। एच का मान भी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी फिक्स है, पाई का भी मान फिक्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी फिक्स है। सारा मान निकालोगे तो ये आएगा। तो यहाँ से हम आगे थोड़ा सा लिख सकते हैं, ये जो आर्यन है ना, वो आ जाएगा हमारा क्या, 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बटे जेड। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये सत्य माना जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर देखो, पहले तो हमारा ये सूत्र हो गया, और एक्चुअल में हमें सिद्ध भी करना था, तो एक लाइन और कर देते हैं, क्योंकि अगर वो पूरा नियतांक हो गया, ये जो आर है ना, त्रिज्या, जो हमारी क्या है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो आर है ना, अगर वो नियतांक हो गया, तो जो हमारी त्रिज्या है ना, आर्यन, वो क्या हो जाएगी, एन के समानुपाती हो जाएगी, एन की क्या हो जाएगी, समानुपाती। लेकिन उस नियतांक का मान होता है भैया, उस नियतांक का क्या होता है, मान होता है। तो उस नियतांक का अगर मान है 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। सर ये कहाँ गया, कौन कौन कहाँ गया, जेड, जेड हाइड्रोजन परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक 1 ले लिया गया था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम पहली कक्षा की त्रिज्या, दूसरी कक्षा की त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या को हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे रखते जाओगे, फिर आपका सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, निकल आएगी, निकल आएगी, निकल आएगी, निकल आएगी। तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लूं कि कुछ रह तो नहीं गया है। nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है, और सिद्ध करना है क्वांटम संख्या n जो है त्रिज्या जो है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये यहाँ पे अपनी क्या है, जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, पहली कक्षा के लिए मान भी पूछ रहा था, तो आर का मान, एन का मान 1 रख दोगे। अगर यहाँ पे देखो n बराबर 1 रख दोगे, तो पहली कक्षा की त्रिज्या भी आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो पहली कक्षा की अगर त्रिज्या तुमसे पूछ रहा है, तो ले भैया ये भी हो गया 53 एंगस्ट्रॉम। अब तो दिक्कत नहीं हुआ, यह बताया जाए, हालांकि यहीं तक भाई, ये क्या है, जो त्रिज्या है वो आर, वो क्या है, त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या की, मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के समानुपाती होती है। ये हमें क्या करना था, अरे भाई सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतना ही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। तो प्रश्न मेरे भाई जरूर लिखा करो। प्रश्न लिखने से आपको क्या है कि चीजें पता चलेंगी, जब आप रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हम निकाल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपके जो है आज सारी क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा भाई, अगर कहीं आपको डाउट हो रहा, वो डाउट हो रहा होगा, परमाणु का आपको पहले अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है, मॉडल नहीं पता है, तो अभिग्रहित ने उसको दूर किया है। तो सबसे पहले परमाणु वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मेरे भाई डेरिवेशन की सीरीज मैंने कर दिया खत्म। अब हम बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में अब हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी।
हर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा और सबकी प्लेलिस्ट बनाया जाएगी। बहुत बढ़िया से तैयारी करने वाले हैं मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया से तैयारी अपन लोग करने वाले हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सबको, मेरे पढ़ा को गुड नाइट, जय हिंद।